हाँ जी बच्चों, तो अगर हम वायरल डिजीजेस की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको जिस वायरल डिजीज के बारे में दिया है वो है कॉमन कोल्ड। बस एक ही वायरल डिजीज आपसे एनसीईआरटी ने डिटेल में डिस्कस की है, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है। इसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं हम नॉर्मली, जिसको आप फ्लू के नाम से जानते हैं, वायरल इन्फेक्शन, दैट इज कॉमन कोल्ड। तो अगर हम यहाँ वायरल डिजीज की लिस्ट बनाए बच्चों, तो फर्स्ट तो कॉमन कोल्ड हो ही गया। एक्चुअली इसका कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि यहाँ लिखा है ये एक ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होती है, जिनको कहा जाता है राइनो वायरस, है ना। राइनो वर्ड नोज के रिलेशन में आता है, तो इसलिए क्योंकि ये नेजल इन्फेक्शंस कर रही है, दैट्स वाई राइनो वायरसेस। कॉमन कोल्ड के अलावा आप इसी को इन्फ्लुएंजा भी लिख लेना यहीं पर ब्रैकेट में, ठीक है। जो लिस्ट आप बनाएंगे वायरल डिजीज की, उसमें यू कैन रिमेंबर द इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका पैथोजन हो गया राइनो वायरसेस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है सिंपली, यानी पेशेंट के ड्रॉपलेट्स, जो भी खांसी छींकना वगैरह, उनसे ये फैलता है। इसके अलावा आप कौन सी वायरल डिजीज याद रखेंगे, तो देखो जो कॉमन वायरल डिजीज है ना, जो ऑप्शंस में हो सकती हैं, उनमें एक रेबीज हो गया। रेबीज होता है रेब्डो वायरस से। कई बार हम कोरिलेट नहीं कर पाते, हमें लगता है ये तो कुत्ते के काटने से हो रहा है, डॉग्स के काटने से हो रहा है, पर है तो ये वायरल डिजीज, क्योंकि डॉग्स जब आपको काट रहा है तो वो भी एक इन्फेक्टेड डॉग है और वो उसका वेक्टर हुआ। तो यहाँ पर वेक्टर कौन है बच्चों, वेक्टर है डॉग। नॉट ओनली डॉग, कई बार कैट्स वगैरह भी इसके वेक्टर होते हैं, ठीक है, क्लियर। देन रेबीज के अलावा अच्छा दो जो डिजीज है बच्चों, बहुत ही कॉमन डिजीज जो मच्छर के काटने से होती हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया, है ना। डेंगू को वैसे नॉर्मली डेंगू बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डेंगी है, ओके, यू साइलेंट है, डेंगी, बट नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में इसको डेंगू बोलते हैं, तो जनरली इसको डेंगू भी आप कह सकते हैं। सो डेंगी एंड चिकनगुनिया ये दोनों ही वायरल डिजीज हैं बच्चों, डू रिमेंबर। एनसीईआरटी में इनका सिर्फ नाम दिया हुआ है, आगे अभी आएगा, ठीक है। डेंगी एंड चिकनगुनिया दोनों ही वायरल डिजीज है, और इनके वायरस का नाम भी इन्हीं के नाम पर है। जैसे डेंगी होता है डेंगी वायरस से, चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस से, ठीक है। तो ये सिंपली डेंगी वायरस से और ये चिकनगुनिया वायरस से होता है। बट इन दोनों डिजीज का वेक्टर कौन है, कॉमन वेक्टर है इनका मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, यू हैव टू रिमेंबर दिस डिजीज स्प्रेड बाय एडीज इजिप्टाई। यहाँ पे जो मॉस्किटो है जिसके काटने से ये डिजीज होती है, दैट इज एडीज इजिप्टाई। अच्छा, जितनी भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है ना, उसमें हमेशा ध्यान रखो कि वो डिजीज फीमेल मॉस्किटो के बाइट से ही होती है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि जनरली ह्यूमंस को फीमेल मॉस्किटोज ही बाइट करती हैं। फीमेल मॉस्किटोज का जो डंक होता है ना, वो आगे से थोड़ा तीखा होता है, पर्सिंग टाइप का होता है, तो वो हमारे थिक स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है। जबकि मेल मॉस्किटोज में जो उनका स्टिंग है, डंक है, वो इतना तीखा नहीं होता कि वो स्किन को पेनिट्रेट करके ब्लड तक जा सके। इसलिए जनरली मेल मॉस्किटोज का खाना क्या होता है, प्लांट प्रोडक्ट्स, जो भी प्लांट पे अलग अलग चीज़ें हैं वो उनको खाते हैं, और फीमेल मॉस्किटोज जनरली ह्यूमन ब्लड पर डिपेंड करती हैं। बट अगेन बहुत सारी फीमेल मॉस्किटोज हैं जो प्लांट्स के भी पेस्ट हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी वेक्टर बॉर्न डिजीज में मॉस्किटो की डिजीज आएगी, जैसे डेंगू एंड चिकनगुनिया में तो एडीज इजिप्टाई हो ही गया, अभी आप मलेरिया पढ़ेंगे, तो मलेरिया का पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम। पर वो हमारी बॉडी में आया कौन, जब हमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कट करती है। इसी तरह एक डिजीज आप पढ़ेंगे फिलैरिएसिस, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो से होती है, अगेन फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है। तो तीन आपको मॉस्किटो बॉर्न डिजीज में याद रखना है, एक तो मलेरिया, एक फिलैरिएसिस, और तीसरा डेंगू एंड चिकनगुनिया, ठीक है, क्लियर। और भी बहुत सारी वायरल डिजीजेज हैं बच्चों। कोविड तो आप सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस से जो हुई है ना, स्वाइन फ्लू वगैरह, बर्ड फ्लू, बर्ड्स में जो होता है, कहीं भी जनरली ये फ्लू वर्ड आ रहा है तो वो वायरल डिजीज के रेफरेंस में ही आता है ना। और कोई इंपॉर्टेंट नाम अगर आपको कभी मिलता है रिसेंट क्वेश्चंस में, तो आप अपनी इस लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। देखें ज़रा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। सभी बच्चे जानते हैं, सभी को हो रखा होगा कॉमन कोल्ड, तो है ना। तो इट रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, दैट इज द कॉमन कोल्ड। दे इन्फेक्ट द, वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट ऑर्गन क्या है इनका हमारी बॉडी के लिए, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉट द लंग्स। डू रिमेंबर, निमोनिया का जो पैथोजन है वो लंग्स में जाकर लंग्स को डैमेज करता है, एल्वियोलाई को डैमेज करता है। बट यहाँ पर बच्चों ये वायरस लंग्स तक नहीं पहुँचते, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही लिमिटेड हैं। तो सिम्टम्स भी बहुत ही सिंपल से होते हैं यहाँ पर, जैसे कि नेज़ल कंजेशन, समझते हो, जब आपको जुकाम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है ना, नाक भरी भरी रहती है, उसी को सिंपली नेज़ल कंजेशन बोलेंगे, ठीक है। बट ऑब्वियस नेजल डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा। गले में खराश को कहते हैं सोर थ्रोट, आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो जाती है, हॉर्सनेस इन वॉइस, कफिंग तो होता ही है, और हेडेक, फीवर, टायर्डनेस, ये तो कॉमन सिम्टम है ही, ठीक है।
देन जनरली ये जो नॉर्मल वायरल है ये 3 to 7 डेज में अपने आप क्योर हो जाता है। हम लोग लेते हैं एंटीबायोटिक्स वायरल होने पर भी, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं एंटीबायोटिक्स का वायरस को मारने में कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स का वायरस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। एंटीबायोटिक्स आर ओनली फॉर द बैक्टीरिया, है ना। वो तो इसलिए जनरली हम ले लेते हैं कि अगर उस वायरस के साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा तो वो एटलीस्ट खत्म हो जाए। बाकी वायरस जनरली सेल्फ ट्रीटिंग होते हैं, 3-4 दिन में वायरस का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कॉम्पीट करके आपस में एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर वायरल डिजीज़ या तो सेल्फ ट्रीटिंग होती है या फिर उनका इलाज ही नहीं होता, जैसे HIV है, रेबीज़ है ना। इनका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। कोविड में भी बहुत सारी डेथ्स हुई क्योंकि वायरस बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप बदलते हैं ना, दे डू म्यूटेशंस वेरी फास्ट। जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था, तो इसलिए हम कोई भी मेडिसिन उनके अगेंस्ट बना ही नहीं पाते हैं। बनी है एंटीवायरल मेडिसिन भी हैं, पर एक तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एंटीवायरल मेडिसिन वायरस को कब मारेगी, पहले उसको हमारी सेल को मारना पड़ेगा। वायरस सेल के अंदर रहते हैं, है ना, तो उनके बॉडी पर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कई बार वो इनइफेक्टिव हो जाती है, उससे पहले ही वायरस अपना म्यूटेंट बना चुका होता है। ओके, देन कैसे हो रहा है ये इन्फेक्शन? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। कैसे हो रहा है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है, जो कि कफिंग और स्नीजिंग से प्रोड्यूस हो रही हैं, ईदर इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जिनको मैंने कहा ना फोमाइट्स कहते हैं, जैसे कि पेन वगैरह पे, पेंसिल्स, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस। कोविड में हमने देखा ना, सब चीज़ों को सैनिटाइज करते थे या बोलते थे चीज़ों को छुओ मत, क्योंकि हर जगह ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं भाई, प्रोटोजोअन डिजीज़। प्रोटोजोअन डिजीज़ में एनसीईआरटी में अगेन 2 ही डिजीज़ हैं, एक तो मलेरिया, जिसको थोड़ा डिटेल में लिया गया है, और मलेरिया के बाद बच्चों अमीबाइसिस के बारे में भी आपको दिया है, जिसे अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। तो प्रोटोजोअन डिजीज़ में आप जो लिस्ट बनाएंगे उसमें 2 डिजीज़ तो यही हो गई, कौन सी? एक तो मलेरिया हो गई, ठीक है, दूसरा अमीबाइसिस। डू रिमेंबर, अमीबाइसिस अमीबा से नहीं होता बच्चों, एंट अमीबा से होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमीबिक डिसेंट्री। उधर बैक्टीरियल डिसेंट्री आई थी, ये अमीबिक डिसेंट्री है, ठीक है। देन मलेरिया हो गया, अमीबाइसिस हो गया। इसके अलावा अभी मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया ना कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है, स्लीपिंग सिकनेस जो ट्रिपैनोसोमा से होती है, वो भी एक तरीके का प्रोटोजोअन ही है। एंड लीशमैनिया से जो काला अजर है ना, इसमें पर्सन की बॉडी की ब्लैकनिंग होने लगती है, और अजर यानी फीवर, हाई फीवर रहता है इसमें भी, या कोलकाता के डमडम सिटी में इसका सबसे पहला पेशेंट मिला था, इसलिए इसको डमडम फीवर भी कहते हैं, ठीक है। और यू मे से इट लीशमैनियासिस, लीशमैनियासिस, ठीक है। ये आप 4 प्रोटोजोअन डिजीज़ याद रख लो। जियार्डियासिस याद रख सको तो ठीक है, वरना नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये प्रोटोजोअन डिजीजेज हो गई बच्चों, ठीक है। कुछ प्रोटोजोअन डिजीजेज हमने एसटीडीज में भी पढ़ी थी ना, तो एसटीडीज जब आप रिवाइज करोगे वहाँ पर जो डिजीज़ हैं उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर लेना। सबके पैथोजन्स याद रखना। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम, अमीबाइसिस का पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखो इसको मैं ऐसे याद कराती हूँ बच्चों को कि इसके नाम के स्पीशीज़ में आ रहा है हिस्टोलिटिका। हिस्टो यानी टिश्यूज़, लाइसिस यानी टिश्यू का लाइसिस करना, तो ये एक्चुअली हमारे टिश्यूज़ का लाइसिस करता है, इसलिए इसको हिस्टोलिटिका नाम रखा गया। जब भी हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है ना, तो इंटेस्टाइन के टिश्यूज़ का लाइसिस शुरू कर देता है, और इस वजह से अमीबाइसिस का एक कॉमन सिम्टम है, जब ये टिश्यूज़ का लाइसिस करता है तो ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज होंगी, म्यूकस सेल्स डैमेज होंगी, तो पेशेंट के फीकल मैटर में ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस आने लगता है। तो आप हिस्टोलिटिका नाम से इस सिम्टम को कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस का पैथोजन हो गया ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ओके, इसलिए इसको ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोल देते हैं। इसका पैथोजन हो गया लीशमैनिया, और इसका पैथोजन हो गया जियार्डिया। ये आपकी प्रोटोजोअन डिजीजेज हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें वेक्टर भी बच्चों आपको ध्यान रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो वेक्टर में मैंने बताया ये किससे होता है, फीमेल एनोफिलीज के कट करने पर। कोई और कलर ले लेते हैं। एंट अमीबा कैसे आएगा? फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है, कोई लिविंग वेक्टर नहीं है इसका। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा के लिए मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ, सैंड फ्लाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने। काला अजर लीशमैनिया का, सॉरी सैंड फ्लाई नहीं बच्चों, सॉरी सैंड फ्लाई लीशमैनिया का है, इसका सीसी फ्लाई है, टी फॉर ट्रिपैनोसोमा, टी फॉर सीसी फ्लाई, ऐसे याद रखते हैं हम, है ना, सीसी फ्लाई, ओके। और जियार्डिया अगेन फूड एंड वाटर से। इसको तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। ये इंटेस्टाइन में का पैथोजन है, फूड एंड वाटर के थ्रू ही पहुंचता है, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोटोजोअन डिजीजेज में आपको जो नाम याद रखने हैं।
अब हम इन 2 डिजीज़ को डिटेल में ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मलेरिया की बात करें तो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। You have heard about the malaria, a disease man has been fighting since many years। हालांकि अब तो मलेरिया का ट्रीटमेंट है, बट कुछ एक मलेरिया की फॉर्म ऐसी है बच्चों जो फेटल है, जिसको बोलते हैं जो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडियम की ना 4 अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया करती हैं। कौन सी 4 स्पीशीज़ आपको याद रखनी है? देखो ये दे रखा, एक तो वाइवेक्स, एक मैलेरी, एक फैल्सिपेरम, और एक दी नहीं है तुम्हारी बुक में, एक ओवेल भी होती है, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 कॉमन स्पीशीज़ हैं प्लाज्मोडियम की जिनसे मलेरिया होता है। तो उसमें से डू रिमेंबर, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है कि कौन सा मलेरिया मेलिग्नेंट है, फेटल है। ओके, तो डू रिमेंबर इट इज़ फैल्सिपेरम विच इज़ द मोस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फेटल। अगर जब मलेरिया के को डायग्नोस करने के लिए जब ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि प्लाज्मोडियम दिख जाता है, आरबीसीज में रहता है। ये कहाँ जाकर अटैक करेगा? पहले हमारे लिवर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर आरबीसीज पर अटैक करता है। इसका खाना है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में आरबीसीज में प्लाज्मोडियम बहुत इजीली दिख जाते हैं। तो वो चारों के अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ना प्लाज्मोडियम, तो प्रोटोजोआ में आता है, प्रोटिस्टा किंगडम। तो वो उसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स देखते हैं। अगर फैल्सिपेरम है वो, तो फिर वो उसको बहुत ही मतलब हेवी मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ता है, वरना फैल्सिपेरम में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इट इज़ द मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, क्लियर। बाकी जो वाइवेक्स, मैलेरी या ओवेल से होता है वो आराम से सही हो जाता है दवाइयों से। अच्छा, प्रोटोजोअन डिजीज़ के लिए कौन सी दवाइयाँ होंगी? ना तो एंटीबायोटिक ना एंटीवायरल, इनके लिए एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स होते हैं। ठीक है, एंटी प्रोटोजोअन मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। देन प्लाज्मोडियम विच इज़ अ टाइनी प्रोटोजोअन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। ओके, जिसकी हमने 4 स्पीशीज़ देखी ली हैं। अब इसका यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिस्कस किया हुआ है बच्चों, जो कि पहले अगेन बहुत डिटेल में पढ़ना होता था, बट आपने कहीं अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो किसी मॉड्यूल या बुक में से, उसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं, शाइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक, पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, बट ये सब कुछ आपको अब नहीं पढ़ना है। जितना NCERT में दिया है लाइफ साइकिल का पार्ट, उतना ही आप तैयार करो, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अननेसेसरी आपको डिटेल में नहीं जाना, जो NCERT में वो हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, प्लाज्मोडियम इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट वो होते हैं बच्चों जो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 होस्ट पर डिपेंडेंट हो। तो प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट कौन है? हमेशा एक होस्ट कहलाता है प्राइमरी होस्ट और दूसरा होस्ट कहलाता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हम उसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको एनिमल किंगडम में भी बताया था। प्राइमरी होस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें वो पैथोजन अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपने अंदर वेरिएशंस लाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वेरिएशंस के बिना तो इवोल्यूशन ही नहीं होगा ना। इसलिए सेक्सुअली, जिसमें भी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो होस्ट क्या कहलाता है? डेफिनेटिव होस्ट। और जिसमें वो पैथोजन सिंपली क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा, है ना। और अगर एसेक्सुअल, जैसे बैक्टीरिया वगैरह तो क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी सिंगल सेल्ड है, मल्टीप्लाई कर लेगा। बट अगर कोई बड़ा वॉर्म है तो वो मल्टीप्लाई तो करेगा नहीं, तो वो लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट करेगा, तो उसे कहते हैं आप सेकेंडरी होस्ट, जिसमें मल्टीप्लाई करे या लार्वल डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो अब अगर हम प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की बात करें, बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम NCERT में दिया है, इसी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, देखना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी तक आया कैसे। हमारी बॉडी में जो डिजीज़ करेगा वो कौन है बच्चों? मच्छर नहीं है। मच्छर थोड़ा बॉडी के अंदर जा रहा है, मच्छर तो जस्ट ह्यूमन को बाइट करके चला गया, थोड़ा सा ब्लड सक किया ह्यूमन का और निकल गया वहाँ से। पर वो जब हमें हमारा ब्लड सक कर रहा था ना, अगर ये एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, अगर ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है और इसकी सलाइवा में पहले से ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, हर फीमेल एनोफिलीज में नहीं होता, अगर उसकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो जब वो हमारा ब्लड सक करता है तो गिफ्ट में हमको प्लाज्मोडियम दे जाता है। ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट हमें बड़ा भारी पड़ जाता है। कैसे? जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में जाता है, भाई सलाइवा से उसने अपना मुंह से अपना ब्लड, हमारा ब्लड सक किया और सलाइवा में ही रहते हैं ये प्लाज्मोडियम, तो सलाइवा कांटेक्ट में आई ना ब्लड के, इतने सारे प्लाज्मोडियम रहते हैं इसकी सलाइवरी ग्लैंड में कि थोड़े बहुत हमारी ब्लड में आ गए।
तो अब जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड वेसल्स में आता है वो तो तैयार है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड से सबसे पहले हमारी बॉडी के सेफेस्ट प्लेस पे पहुंच जाता है जो है लिवर। डू रिमेंबर, प्लाज्मोडियम के लिए जो सबसे सेफ प्लेस है जहाँ पर रहकर वो आराम से मल्टीप्लाई करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम की भी नज़र में नहीं आएगा एक बार को, वो जगह है लिवर। तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, हमारे लिवर में। और लिवर में जब ये पहुँचता है तो वहाँ जाकर ना लिवर की सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, ये लिवर सेल्स दिखाई हैं आपको, ठीक है। लिवर की सेल को बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। ओके, तो लिवर की हिपैटोसाइट में अंदर घुस गए ये छोटे छोटे रेड कलर के डॉट जो है वो प्लाज्मोडियम ही हैं, और अंदर जाके ये खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बढ़ेगा भाई, जैसे अमीबा बाइनरी फिजन करता है, मल्टीपल फिजन करता है, वैसे प्लाज्मोडियम भी तो करता है मल्टीपल फिजन। तो ये अपना नंबर बढ़ाते जाते हैं, और जब इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है तो हिपैटोसाइट फट जाती है, बस्ट हो जाती है, और ये रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो रिलीज हुए वो नई हिपैटोसाइट्स पर अटैक करते हैं। इस तरह लिवर सेल्स में अपना नंबर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अब कुछ जब उनका नंबर एक थोड़ी हद तक बढ़ जाता है तो कुछ उनमें से प्लाज्मोडियम लिवर सेल से निकलकर वापस ब्लड में आते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन्हें खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे इतना ज़्यादा। इनका मेन फूड क्या बताया था मैंने आपको, हमारा हीमोग्लोबिन इनका खाना है। और हीमोग्लोबिन कहाँ है, आरबीसीज में। आरबीसीज कहाँ है, ब्लड में। तो जब एक सफिशिएंट नंबर इनका बढ़ जाता है तो कुछ तो नंबर बढ़ाने में यही लगे रहते हैं, लिवर में ही पड़े रहते हैं, और कुछ लिवर से ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं। अब ब्लड कैपिलरीज में यानी कि ब्लड में जब ये आते हैं, ये क्या बनाइए पता है, दिस इज आरबीसी। ये सब लेबल करना आप, पहले ये हिपैटोसाइट्स में थे, अब ये आरबीसीज में आ गए। अब हिपैटोसाइट्स में भी पड़े हैं कुछ, और कुछ आरबीसीज में आ गए। तो आरबीसी में आकर भी ये सेम काम शुरू कर देते हैं, खुद का नंबर बढ़ाते हैं, प्लस नंबर बढ़ाने के साथ साथ फीड भी करते हैं। हिपैटोसाइट में तो सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ मल्टीपल फिजन कर रहे थे, खाना वाना नहीं था वहाँ पे इनके लिए ज़्यादा। पर आरबीसीज में आकर ये क्या करते हैं बच्चों, मल्टीपल फिजन भी करते हैं एंड फीड ऑन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पे फीड करते हैं। जब ये हीमोग्लोबिन को खाते हैं ना तो हीमोग्लोबिन टूट जाता है हीम प्लस ग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है किसमें, हीम अलग हो जाता है और ग्लोबिन अलग हो जाता है। ग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, तो उसको तो ये खा जाते हैं, वो तो प्लाज्मोडियम के लिए खाना है। और वो जो हीम टूट के अलग होता है ना, वो एक टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स में बदल जाता है जिनको कहते हैं हीमोजॉइन। क्या कहते हैं इनको, हीमोजॉइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा है आप हाईलाइट कर लो, पूछते हैं नीट में कि कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है प्लाज्मोडियम से हमारी बॉडी में, हीमोजॉइन। कैसे बना, हीम से। कब बना, जब प्लाज्मोडियम ने हीमोग्लोबिन को खाया, उसे तोड़ा, ठीक है। और जैसे ही ये आरबीसीज फटती हैं, नंबर भी बढ़ रहा है ना साथ में, तो हीमोजॉइन भी ब्लड में रिलीज हो जाता है। और हीमोजॉइन के रिलीज होते ही बहुत तेजी से कपकपी होती है, पेशेंट को शिवरिंग होती है और एकदम से फीवर चढ़ जाता है, बहुत हाई फीवर आता है, ठीक है। फिर जब तक हीमोजॉइन का असर रहेगा, फीवर रहेगा कुछ घंटों तक, फिर अचानक से बहुत तेज पसीने के साथ फीवर उतरता है। ये मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक है कि मलेरिया में हाई शिवरिंग के साथ फीवर आता है और हाई स्वेटिंग के साथ फीवर उतरता है, और एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पर ये रिपीट होता है। जैसे इसकी ये जो 4 अलग अलग स्पीशीज़ है ना, उन सबका एक अलग अलग पैटर्न है कि कौन हर 24 आवर्स में रिपीट करेगा, किसमें हर 72 आवर्स में ये साइकिल रिपीट होगा। जितनी भी बार ये आरबीसी वाला साइकिल जितने भी घंटे में रिपीट होता है, यानी आरबीसीज फटेंगी, तब हीमोजॉइन रिलीज होगा और तब उसकी वजह से फीवर आएगा। तो यहाँ पे साइकिल ऑफ फीवर्स देखने को मिलता है, पैटर्न होता है स्पेशल, जिससे ये पता लगाते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ का होगा। बाकी फिर टेस्ट में कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमें तो सब कुछ पढ़ना होता था, किसका कौन सा टाइप का मलेरिया है, किसका कौन सा कितने घंटों में फीवर आता है। बट आप देखना लास्ट 10 ईयर्स में कभी इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ना पढ़ें उन चीज़ों को, जो एनसीईआरटी में दी है, प्लीज़ फोकस ऑन दैट ओनली, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, अगेन अभी भी एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है ना। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करता है खुद को। तो आप बताओ हम कौन से होस्ट हुए इसके, प्राइमरी हुए सेकेंडरी हुए बच्चों, हम इसके सेकेंडरी होस्ट हुए। बाकी ज़्यादातर केसेस में ह्यूमन प्राइमरी होस्ट होता है। आप टीनिया सोलियम में पढ़ लो, फैशियोला लिवर फ्लूक में पढ़ लो, उन सब में हम प्राइमरी होस्ट हैं, वो सब हमारे में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। पर प्लाज्मोडियम के लिए हम सेकेंडरी होस्ट हैं। ये बात आप अपने कहीं भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ठीक है, क्लियर। अब इसने क्या किया, कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, देखो लिखा है साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। अदर सिम्टम में थोड़ा नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह भी होती है मलेरिया में।
एंड रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट, और ये जो पैरासाइट रिलीज हुए फिर नई आरबीसीज में इन्फेक्शन करते हैं, फिर जब हीमोजॉइन बन जाता है, फट जाती है, फिर दोबारा फीवर आता है। तो इसलिए प्लाज्मोडियम ना जिस भी पर्सन को अफेक्ट करता है उसके लिवर और आरबीसीज में ये साइकिल्स को रिपीट करता रहता है। जब तक दवाई नहीं जाएगी बॉडी में तब तक ये मरेंगे नहीं। कई बार तो मलेरिया की इलाज, मलेरिया का ट्रीटमेंट लेने पर लिवर में कुछ चुपचाप प्लाज्मोडियम छुपे रह जाते हैं और थोड़े ही दिनों बाद दोबारा से उस पर्सन को मलेरिया हो जाता है, रिकरेंट मलेरिया, ठीक है। तो बट अदरवाइज अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम अभी उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं जब तक उस पर्सन को, या शुरू ही हुई है दवाई, तो उसके ब्लड में तो पड़े हैं ये प्लाज्मोडियम, आरबीसीज में मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, लिवर में भी कर रहे हैं। तो अब ये जब एसेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका लाइफ साइकिल तब कंप्लीट होगा बच्चों जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें। क्या दिक्कत थी, यहीं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते, बट यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लाज्मोडियम भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाता है, मेल और फीमेल गैमीट्स, ठीक है। और गैमीट्स बनाने के लिए उसे जो टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उतना नहीं है, उसके लिए फेवरेबल नहीं है, उसे कम टेम्परेचर चाहिए, हमारा ज़्यादा है। तो वो चाह के भी अपने गैमीट्स हमारी बॉडी में नहीं बना सकते, उसके लिए उन्हें फिर से मॉस्किटो में जाना ही पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन्फेक्टेड पर्सन को भी कोई ना कोई फीमेल एनोफिलिस आकर दोबारा बाइट करे, तो ही प्लाज्मोडियम अपना लाइफ, इसीलिए ऐसा करते हैं। जैसे किसी एरिया में मलेरिया फैल रहा हो ना, तो वहाँ पे सबसे पहले मच्छरों को कंट्रोल कर देते हैं कि एटलीस्ट जिन लोगों को हो रखा है उन लोगों को दोबारा मच्छर नहीं काटेगा, तो वो दूसरे नए लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जब तक उस पर्सन में वो पैथोजन जिंदा है ना, तो वो पैथोजन्स क्या करते हैं, एक नया पैटर्न और शुरू कर देते हैं। सुनना क्या, ये जो छोटी छोटी सेल्स है ना, जो अभी तक तो सिंपली सिर्फ खुद को मल्टीप्लाई कर रही थी, वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, और डिफ्रेंशिएट होकर बच्चों एक नई सेल बनाती हैं जिसका नाम है गेमिटोसाइट। अच्छा, यहाँ पर ये जितनी भी स्टेजेस है ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, बट वो तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें सिर्फ 2 स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। जो मॉस्किटो ने हमें गिफ्ट में दी थी ना स्टेज, उसका नाम है स्पोरोजॉइट। स्टेज मतलब प्लाज्मोडियम की एक ही सेल है, पर प्लाज्मोडियम जब मल्टीप्लाई कर रहा है, जब मॉस्किटो में है, तो उसकी स्टेज के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो जब प्लाज्मोडियम मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में बैठा था ना, तो उसकी जो सेल थी, उस सेल का नाम है स्पोरोजॉइट। क्या नाम है? स्पोरोजॉइट। डू रिमेंबर, ये स्पोरोजोअन्स ग्रुप से बिलोंग करता है ना, प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोटोजोआ में स्पोरोजोअन, याद है? तो ये कौन सी स्टेज देकर गया है हमें, ध्यान रखना, इसने गिफ्ट में क्या दिया है हमको, स्पोरोजॉइट दिया है। फिर स्पोरोजॉइट ने ये पूरा अपना कंप्लीट किया। अब ये जो सेल है वो किस में बदल गई है, जब आरबीसी में मल्टीप्लाई वगैरह हो गई ना, अलग अलग बीच में नाम आते हैं, ट्रोफोजॉइट, मीरोजॉइट, जो सब नहीं पढ़ने आपको, तो फाइनली ये बदल गई गेमिटोसाइट में। गेमिटोसाइट मतलब गैमीट या गैमीट मदर सेल, गेमिटोसाइट मतलब गैमीट मदर सेल। अभी गैमीट नहीं बने, अभी गेमिटोसाइट बनी है जब ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं। और डिफरेंशिएट होते वक्त क्या होता है, कुछ सेल्स तो साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, कुछ थोड़ी छोटी रह जाती हैं। जो बड़ी हो जाती है उसको फीमेल गैमिटोसाइट कहते हैं, वही मेगा, और जो छोटी रह जाती है उसको मेल गैमिटोसाइट कहते हैं। तो गैमिटोसाइट्स तो बना लिए इन्होंने, पर ये गैमिटोसाइट्स गैमीट नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, रीज़न लिख लेना, बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट फेवरेबल फॉर गैमीट प्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम के लिए गैमीट प्रोडक्शन, प्लाज्मोडियम का गैमीट प्रोडक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या करें भाई, ये वेट करते हैं कि या तो इस बीच में कोई मच्छर आकर दोबारा कट करे और वो गैमिटोसाइट को अपने साथ ले जाए, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो ये गैमिटोसाइट्स हमारी बॉडी में ही ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। ये आगे फर्दर डेवलप कर ही नहीं सकती। तो अगर इस इन्फेक्टेड पर्सन को किसी नए, एक और मॉस्किटो आया, एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, उसने बाइट किया, तो ये गैमिटोसाइट्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं, किसकी में, मॉस्किटो में। यानी ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है उस मच्छर, दूसरे मच्छर को। एक मच्छर ने आकर हमको स्पोरोजॉइट दिया और हमने उसको रिटर्न गिफ्ट में क्या दे दिया बच्चों, गैमिटोसाइट दे दिया। डू रिमेंबर, ये हमारा रिटर्न गिफ्ट है उसको, ठीक है। हमने उसको कहा कि लो भाई अब तुम हमसे गैमिटोसाइट ले जाओ, ये उसने हमें गिफ्ट किया था स्पोरोजॉइट, ठीक है। अब सोचो, मच्छर जब हमारा ब्लड सक करता है तो मच्छर की एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा ना ब्लड, खाना खाएगा तो। इंसेक्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल होती है, कॉकरोच पढ़ा है आप लोगों ने, वैसे इंसेक्ट, मॉस्किटो भी क्या है, इंसेक्ट है। तो जब वो हमारे खून की कुछ बूंदे पीता है, सक करता है, तो उसके साथ साथ गैमिटोसाइटिक स्टेज भी मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। मॉस्किटो के ब्लड में नहीं होगा अब ये वाला लाइफ साइकिल, हमारे तो लिवर और ब्लड में हो रहा था। मॉस्किटो की बॉडी में आगे का लाइफ साइकिल कहाँ होगा, डू रिमेंबर, उसकी गट में होगा।
मॉस्किटो की गट में होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लड को सक करता है तो ब्लड के साथ साथ लिखा है ना गेमिटोसाइट्स भी, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गेमिटोसाइट विद ब्लड मील, जब इसने ब्लड का खाना खाया, ब्लड पिया, तो गेमिटोसाइट्स भी सक कर ली साथ में, ठीक है। अब मॉस्किटो की गट में, मान लो ये मॉस्किटो की गट है, ये मॉस्किटो की गट है, तो इसकी गट में आगे का फर्दर डेवलपमेंट होता है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट है, बट तुम्हारी बुक में बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। समझना क्या कि हम कह रहे हैं मॉस्किटो की बॉडी में मेल एंड फीमेल गेमिटोसाइट्स पहुंची हैं, सेल्स पहुंची हैं, जो छोटी हैं वो मेल गेमिटोसाइट और जो बड़ी हैं वो फीमेल गेमिटोसाइट, ठीक है। ये सब मॉस्किटो की गट की वॉल में चल रहा है, तो मैं बनाने के लिए यहाँ ऐसे बना रही हूँ, बट मॉस्किटो की गट की जो वॉल है उसमें चलेगा ये सारा डेवलपमेंट, वॉल के अलॉन्ग, ठीक है। ये दोनों गैमिटोसाइट्स बच्चों तुरंत गैमीट बना देती हैं। ये मेल गैमीट बना देता है, सपोज मैं यहाँ पे एक स्पर्म बना देती हूँ, और ये फीमेल गैमीट बना देता है ओवम, ठीक है। गैमीट प्रोडक्शन हो गया। मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे एक इस तरह की स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको वापस आप बोलते हो स्पोरोजॉइट। जाइगोट किस, पहले इसमें भी अगेन बहुत सारी स्टेज आती हैं, ऊकाइनाइट, ऊ स्पोर वगैरह, बट वो सब मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पूछते, वो सिर्फ एनसीईआरटी वाला पार्ट समझना है हमको, ठीक है। मत बनाओ इसको कॉम्प्लेक्स, बता रही हूँ मैं तुम्हें, कोई क्वेश्चन नहीं आता उससे। तो मेल गैमीट बना यानी स्पर्म बन गया, इधर ओवम बन गया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया जो कि बट ऑब्वियस 2n होगा, और जाइगोट से नया स्पोरोजॉइट, ये रेड कलर के दिखाए हैं, दीज आर द अगेन स्पोरोजॉइट। और ये सब कहाँ हो रहा था? गट में। तो जब गट में ये फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? मॉस्किटो के गट में। जैसे ही स्पोरोजॉइट बनते हैं ये माइग्रेट करके सलाइवरी ग्लैंड में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर हम गट में ही पड़े रहे तो हम अगले ह्यूमन में कैसे पहुँचेंगे, हमें फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, अपना नंबर बढ़ाना है। वो कहाँ बढ़ा सकते हैं? वो मॉस्किटो में नहीं बढ़ा सकते, वो नंबर ये हमारी बॉडी में आकर ही बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो हम तो इसके कौन थे? सेकेंडरी होस्ट, बट मॉस्किटो इसका कौन हुआ? प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट, क्योंकि मॉस्किटो में ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। और ये स्पोरोजॉइट जब मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में पड़े रहते हैं, जैसे ही ये मॉस्किटो किसी नए ह्यूमन को काटता है, उस नए को ये स्पोरोजॉइट फिर से गिफ्ट कर देता है, फिर सेम चीज़ रिपीट होती है। बस इस तरह से ये डेवलपमेंट चलता रहता है। समझ में आ गया? तो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इसके लाइफ साइकिल से? एक तो आपसे पूछ लेंगे प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो। मॉस्किटो के किस बॉडी पार्ट में ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है? गट में। कहाँ जाकर ये इकट्ठे होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में। स्टेज का नाम क्या है? स्पोरोजॉइट। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर इनटू ह्यूमन ब्लड? तो आपका आंसर होगा स्पोरोजॉइट। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर इनटू मॉस्किटोज गट? तो आपका आंसर होगा गेमिटोसाइट। उल्टा नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। और या फिर आपसे ह्यूमन का पूछ लेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में ह्यूमन इनका कौन सा होस्ट है? सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। ह्यूमन की बॉडी में कहाँ अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं? लिवर एंड आरबीसीज में। कौन से टॉक्सिक ग्रेन्यूल बनाते हैं? हीमोजॉइंट। और हाँ, क्योंकि मॉस्किटो में ये ऐसा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बना रहे, तो मॉस्किटो को कभी मलेरिया नहीं होता, ठीक है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस को ही होता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? एक बार खुद से मैं कहूँगी, आप इसको ड्रॉ करके देखना, चाहे इसे डायग्राम्स नहीं बनाओ तो जो थ्योरी पार्ट है वो लिख लिख कर एक बार पूरा बनाना खुद से, तो आपको फिर ये हमेशा याद रहेगा। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो प्लाज्मोडियम, पहली इंपॉर्टेंट लाइन तो प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइट विच इज द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। ये भी पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम? स्पोरोजॉइट। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, सिर्फ जो इन्फेक्टेड है ना जिसमें ये बैठा हुआ है, ओके। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसीज रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। रप्चर इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजॉइन विच इज रिस्पॉन्सिबल। अब सिम्टम्स क्या आते हैं बच्चों यहाँ पर? मैंने कहा ना तेज कपकपी के साथ फीवर आता है, तो चिल्स, ठीक है, चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है फीवर का, उसमें मलेरिया में 3 to 4 days में फीवर रिपीट होता है। क्लियर? व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, अब दोबारा कैसे गया? द पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। ये मॉस्किटो की बॉडी में किस फॉर्म में जाएगा? मॉस्किटो की बॉडी में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गेमिटोसाइट्स, ठीक है।
मॉस्किटो की बॉडी में जाकर ये क्या करते हैं, द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम, मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने देखो शॉर्ट में, मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइट दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड, गलत, मल्टीप्लाई लिखना चाहिए, द पैरासाइट, यहाँ पे लिखो द पैरासाइट परफॉर्म सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, ठीक है, विद इन देम मतलब मॉस्किटो की गट में, टू फॉर्म स्पोरोजॉइट विच आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स. When these mosquito again bite a human, the sporozoite are introduced into his or her body, initiating the events mentioned above. ठीक है. It is interesting to note that the malarial parasite require two hosts, that is human, हम कौन है इसके secondary host हैं, and mosquito primary host है, to complete its life cycle. ऐसे parasite कहलाते हैं, लिख लेना, digenetic parasite. ठीक है. The female Anopheles mosquito is the vector. ये इसका वेक्टर है, इसी से डिजीज ह्यूमंस में स्प्रेड होती है, वरना नहीं हो. अगर किसी एरिया से सारे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज को खत्म कर दें तो कुछ ही दिनों में वहाँ पे मलेरिया का इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा. इसीलिए बोलते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है मच्छरों को कंट्रोल करो तो ये बीमारियाँ भी नहीं फैलेंगी. ठीक है, क्लियर है, डन. आगे बढ़े, नेक्स्ट डिजीज पर आते हैं हम, दैट इज अमीबाइसिस. हाँ जी, तो अगर हम अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री की बात करें बच्चों, तो जनरली आप एग्जाम में ना अमीबाइसिस और टाइफाइड के सिम्टम्स को मिक्स कर देते हैं. इवन यही दो नहीं, 3 डिजीज़ आपके कोर्स में इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं बच्चों. 1 मिनट, 3 डिजीज़ आपके कोर्स में इंटेस्टाइनल डिजीज़ है. तो मैं कहूँगी आप कहीं भी ना अपना NCERT में इन तीनों के नाम लिख लेना. एक तो टाइफाइड, एक अभी हम जो पढ़ रहे हैं अमीबाइसिस यानी अमीबिक डिसेंट्री, और एक अभी जो हम आगे पढ़ेंगे एस्कैरियासिस. ठीक है, तीनों का देखो पैथोजन अलग अलग है. यहाँ पर आप एक टेबल बना लेना, एक तो इनके पैथोजन का नाम लिख लेना. ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, साल्मोनेला टाइफी से होता है. ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होता है. और ये हेलमिंथिक डिजीज़ है, एस्कैरिस से होता है. ठीक है, हालांकि तीनों इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, इसलिए तीनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तीनों इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, ये कॉमन बात है इसमें तीनों में, इसलिए तीनों में ही स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, ये कॉमन सिम्टम्स रहेंगे. ठीक है, तो स्पेसिफिक सिम्टम क्या होगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो स्पेसिफिक सिम्टम है उसमें आप क्या याद रखोगे. जैसे टाइफाइड में मैंने आपको बताया था सस्टेन्ड हाई फीवर, है ना, सस्टेन्ड हाई फीवर. और एक बताया था सीवियर केसेस में इसमें कई बार इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में परफोरेशंस हो जाते हैं, जिससे ये माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है. अमीबाइसिस यानी अमीबिक डिसेंट्री में कैसे याद रखोगे, इसके पैथोजन का नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. हिस्टो यानी टिश्यू, लाइटिका यानी लाइसिस, ये टिश्यूज़ का लाइसिस करता है. तो इस वजह से फीकल मैटर में म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स मिलते हैं, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स इन फीसेस ऑफ पेशेंट. ठीक है, बाकी कॉमन है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो कॉमन है. और एस्केरियासिस में क्या होता है, एस्केरियासिस में आपको याद रखना है क्योंकि ये हेलमिंथिक डिजीज़ है ना, तो एस्कैरिस के वॉर्म क्या करते हैं समझना. ये वॉर्म्स ना हमारी बॉडी में, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ना एनिमल किंगडम, तब 1-2 फोटोग्राफ्स दिखाए थे कि ये वैसे क्या होता है, इसके छोटे छोटे एग्स वगैरह ये मिट्टी में होता है, तो इसके एग्स वगैरह फूड वेजिटेबल्स पे चिपक जाते हैं. अगर हम उन्हें प्रॉपर्ली धोकर नहीं खाएं तो वो एग्स हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके उन एग्स से ये एडल्ट, लार्वा के बाद एडल्ट में बदल जाता है. और वो जो एडल्ट वॉर्म्स हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे एस्कैरिस वॉर्म्स हैं ना, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज करते हैं, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं. कई बार जैसे नहीं बोलते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं अगर वो मिट्टी ज़्यादा खाते हैं, तो अगर उस मिट्टी में इसके एग्स हुए तो वो बच्चों के पेट में चले जाएंगे और जाकर ये वॉर्म्स वहाँ पर अपना पूरा रूप ले लेंगे. और वो क्या करेंगे, जैसे जैसे आप यूँ समझ लो इंटेस्टाइन में बहुत सारा नूडल्स जाके जमा हो गया हो, ऐसे दिखते हैं ये. ठीक है, तो दैट इज़ एस्कैरियासिस. तो उसका मेन सिम्टम आप याद रखोगे, एक तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, और ये थोड़ा थोड़ा खून पीते रहते हैं धीरे धीरे अंदर से, कैपिलरीज से, है ना, जो इंटेस्टाइन में है. तो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है, हल्की हल्की इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब इतना कम होता है उसमें कोई ब्लड बाहर नहीं आता, पर इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बच्चे को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होने लगती है. ठीक है, क्लियर. तो ऐसे आप स्पेसिफिक सिम्टम्स याद रखेंगे प्लस इनके पैथोजेंस याद रखेंगे. चलिए तो एक बार देखें एंटामीबा के बारे में NCERT में क्या है. तो इट इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़, एंटामीबा हिस्टोलिटिका. अच्छा, एक और डिफरेंस बच्चों, वहाँ पर आया था स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आप लिख लेना. ठीक है,
जो टाइफॉइड है इसके टारगेट ऑर्गन में लिखा था स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली ये बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, इसीलिए टाइफॉइड में पेशेंट की सॉलिड डाइट बंद कर देते हैं क्योंकि फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अमीबायसिस में लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, ये मेनली हमारी कोलन में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, एस्कैरियासिस में सिंपली इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, एक तो टाइफॉइड की तरह ही कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टमक पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे स्टमक में, है ना, क्रैम्प्स वही मस्कुलर क्रैम्प्स उठना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या कि फीसेस विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जो इसके नाम से याद रखोगे आप, हिस्टोलिटिका, क्लियर। अच्छा, जितनी भी ये वाली फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं उन सब के मैकेनिकल कैरियर्स हैं हाउस फ्लाई। शुरू में समझाया था मैंने कि भाई जो हाउस फ्लाइज हैं, देखो एक फ़र्क समझना बच्चों, मॉस्किटो जब किसी डिजीज़ का वेक्टर है ना तो हम उसको वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पैथोजन मॉस्किटो की बॉडी में अपने लाइफ साइकिल का एक पार्ट परफॉर्म कर रहा है, पर हाउस फ्लाई यहाँ पर सिर्फ मैकेनिकल वेक्टर है। मैकेनिकल वेक्टर यानी हाउस फ्लाई की बॉडी से इनको कोई लेना देना नहीं है, हाउस फ्लाई की बॉडी में ही अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं करते, लाइफ साइकिल सिर्फ हमारी बॉडी में ही करते हैं, हाउस फ्लाई की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं इनके एग्स वगैरह या ये खुद बैक्टीरिया वगैरह, और वो फूड तक पहुंच जाते हैं और फूड से हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो हाउस फ्लाई यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल वैक्टर नहीं है, सिर्फ एक मैकेनिकल वैक्टर है, मैकेनिकल कैरियर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, ठीक है। तो लिखा तो इसमें है, बट जितनी भी फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है सबके लिए हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर्स, क्लियर। तो क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है क्योंकि वो फीसेस से पैरासाइट को उठा लाएंगी और फिर फूड अनफूड प्रोडक्ट्स में डाल देंगी, ओके। प्लस ड्रिंकिंग वाटर, फूड, कंटामिनेटेड फूड, इन सब से ये होगा इन्फेक्शन, ठीक है। सिम्टम हो गए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, पैथोजन हो गया, डन। इसके लिए वही अगेन एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स आएंगे, एंटी प्रोटोजोअन मेडिसिन आएंगी। अब आते हैं हेलमिंथिक डिजीजेस पे। एस्कैरियासिस इज अ हेलमिंथिक डिजीज। तो आपकी बुक में 2 हेलमिंथिक डिजीज हैं, एक तो एस्कैरियासिस, हेलमिंथ को याद रखना तो वैसे ही बहुत सिंपल है, एस्कैरिस, है ना, और दूसरी कौन सी है, फिलैरियासिस। कई बार आप कोरिलेट नहीं कर पाते, बट डू रिमेंबर फिलैरियासिस का ही दूसरा नाम एलिफेंटियासिस है, जो हो रही है फिलेरियल वॉर्म से। फिलेरियल वॉर्म को ही व्यूचेरेरिया कहते हैं बच्चों, कोई अलग नहीं है व्यूचेरेरिया, फिलेरियल वॉर्म ही। व्यूचेरेरिया साइंटिफिक नेम है, जीनस है, इसकी 2 स्पीशीज हैं, मेलेई एंड ब्रैंकोफ्टाई, और बाकी दिस इज जीनस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कंफ्यूज मत होना, ये तो फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है, मेनली फूड पर एग्स चिपक जाएंगे, और फिलेरियल वॉर्म क्यूलेक्स मॉस्किटो से होती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका वेक्टर है। ये हम एग्जाम में कई बार कोरिलेट नहीं कर पाते, ये लिम्फेटिक सिस्टम की डिजीज़ है, बिल्कुल अलग तरह की डिजीज़ है, अभी बताऊंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं हेलमिंथिक डिजीजेस, बट हम इतनी ही याद रखें तो बहुत है। बाकी एनिमल किंगडम में थोड़ी बहुत बताई थी, जैसे टीनियासिस जो टीनिया से होती है, लिवर फ्लूक से होती है फैशियोलियासिस, लिवर रॉट डिजीज़ फैशियोलियासिस, ठीक है, ये टीनिया से, ये लिवर फ्लूक से, ओके। तो देखें ज़रा एस्कैरिस के बारे में क्या दिया है। एस्कैरियासिस इज़ द डिजीज़, है ना, डिजीज़ का नाम हाईलाइट कर लो, एस्कैरियासिस। इसका पैथोजन है एस्कैरिस, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, क्लियरली लिखा हुआ है, ओके। सिम्टम्स क्या आएंगे यहाँ पर अभी बताया मैंने, ये वॉर्म्स अंदर जाकर इंटेस्टाइन में हमारा बच्चे का खून चूसते रहते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है इस वजह से, पेन तो होगा ही, स्टमक पेन, फीवर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया के सिम्टम्स भी आते हैं, खून की कमी, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, इतने सारे जमा हो जाते हैं ये, जैसे एकदम एग्जैक्टली जस्ट मतलब कैसा लगेगा कि नूडल्स जाकर इकट्ठे हो गए, बिल्कुल नूडल्स की तरह ही दिखते हैं, ये वाइट कलर के वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। द एग्स ऑफ द पैरासाइट्स कैसे आई है हमारी बॉडी में, द एग्स, अब इतने बड़े बड़े वॉर्म कोई देख कर तो खाएगा नहीं, है ना, तो द एग्स ऑफ द पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर वो फीसेस ऐसे ही ओपनली पड़ी है तो इट कंटामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा, एंड द हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसीलिए बोलते हैं जितना हो सके इन चीज़ों को धो के खाना चाहिए, अगर कोई एग वगैरह चिपके हुए हैं तो वो हट जाए, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज़ अबाउट द एस्कैरियासिस। ये मैंने आपको तीनों डिजीज़ का डिफरेंस बता दिया है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
देन नेक्स्ट प्रोटोजोअन डिजीज है फिलेरियासिस, ठीक है, डिजीज का नाम क्या है, फिलेरियासिस, या इसी को एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ये देखो आपकी बुक में इसका फोटोग्राफ भी दिया है। हाथी पांव रोग सुना है, अपने जनरली अपने एरिया के आसपास नहीं होता है, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह के साइड पे ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो पैथोजन है ना, इसका पैथोजन कौन है, इसका पैथोजन है व्यूचेरेरिया, जिसकी 2 स्पीशीज़ दी हैं आपको, बैंक्रॉफ्टाई एंड मेलेई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रैंकोफ्टाई एंड मेलेई। द फिलेरियल वॉर्म, जिसको कॉमन लैंग्वेज में फिलेरियल वॉर्म कहते हैं, तो ये है ना एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ये क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक समझते हो, क्रॉनिक वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई डिजीज़ लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो, एक बार वो डिजीज़ बॉडी में हो गई, अब कई सालों तक वो डिजीज़ बनी रहेगी बॉडी में, है ना। ये सब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे से वो लाइफस्टाइल है बट क्रॉनिक है। एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट मतलब एकदम से जैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में गया और बहुत सीवियर सिम्टम कर दिए, हाई फीवर, ये सारी चीज़ें जिससे पेशेंट की लाइफ अफेक्ट हो रही है, जैसे कोविड है, टाइफॉइड है, मलेरिया है, ये सब एक्यूट इन्फेक्शंस हैं, कुछ वीक्स या कुछ डेज ही रहते हैं, फिर सही हो जाते हैं और एक्यूटली अपना इफेक्ट दिखाते हैं। बट जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, एड्स भी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसमें क्या होता है, पैथोजन बॉडी में जाता है, कई महीनों या कई सालों तक तो वो पता ही नहीं चलता हमें कि पैथोजन हमारी बॉडी में है, चुपचाप अपने टारगेट ऑर्गन में बैठ के मल्टीप्लाई करता रहता है, और जब उसका नंबर बहुत बढ़ जाता है तब वो अचानक से अटैक करता है, और उसकी वजह से फिर इतने ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं कि उनको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं होता, और उस पैथोजन का नंबर इतना बढ़ चुका होता है कि दवाइयों से उसे ख़त्म करना भी पॉसिबल नहीं होता, और कई सालों तक वो डिजीज़ बनी रहती है, या तो एंड में पेशेंट की डेथ हो जाती है, या जो भी उसकी वजह से डैमेज है वो उसको झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस के तुम फोटो देखना गूगल वगैरह पे, तुम्हें दिखेगा, मतलब लोग बस नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे हैं और इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हैं उनके, उसके साथ ही उनको जीना पड़ेगा, मतलब फेटल नहीं है, यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है पर्सन की, बट पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। शुरुआत कैसे होती है स्वेलिंग की, हमेशा लोअर लिम्ब से, पैरों से स्वेलिंग स्टार्ट होते होते बॉडी के पूरे अपर पार्ट में इंक्लूडिंग द जेनाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो, फिर हाथ वगैरह भी कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पैर तो दोनों इन्वॉल्व होते होते हैं इंक्लूडिंग जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, क्लियर। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका टारगेट ऑर्गन है बच्चों हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिखा है ये रहा। ये जो पैथोजन है ना, अभी तक हमने किसी में भी ऐसा नहीं पढ़ा, तो कोई ब्लड में, लिवर में, आरबीसीज में, इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी लंग्स में, यही सब जगह पढ़ा। ये बिल्कुल यूनिक है, याद रखो कि एलिफेंटियासिस का जो वॉर्म है, फिलेरियल वॉर्म, व्यूचेरेरिया, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है और वहाँ मल्टीप्लाई करता है, और जब इसका नंबर बढ़ जाता है तो लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ का लीकेज शुरू हो जाता है, इस वजह से बॉडी में जगह जगह स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा। अगर कोई फ्लूइड बॉडी में रिलीज हो रहा है, लीक हो रहा है, तो स्वेलिंग तो आएगी ही आएगी, वो अपनी वेसल से बाहर निकल रहा है तो, पर यहाँ पे ब्लड का लीकेज नहीं हो रहा, सॉरी किसका हो रहा है, लिम्फ का, ठीक है। सो इट इज़ अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। यूजुअली ये ऑर्गन्स होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स, and the disease is called elephantiasis. Genital organs are often affected. Genital organs are often affected, जिसकी वजह से there will be gross deformities. The pathogens are transmitted to healthy person through the bite by, very important. इसका वेक्टर कौन है, फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर। देखो नाम नहीं दिया एनसीईआरटी ने, बट तुम लिख लो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, फीमेल क्यूलेक्स। मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलीज, एलिफेंटियासिस के लिए फीमेल क्यूलेक्स, और डेंगू एंड चिकनगुनिया के लिए फीमेल एडीज इजिप्टाई। तुमने वो ऐड नहीं देखा, मैंने तो देखा है कई बार टीवी पे आता है, वो मच्छर भगाने की चीज़ों का ऐड आता है, उसमें आता है हम एडीज मच्छर हैं, हम तुम्हें डेंगू कर देंगे, है ना। तो वो एडीज मच्छर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडीज इजिप्टाई साइंटिफिक नेम है, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई लास्ट आ जाते हैं फंगल डिजीज़ पर। फंगल डिजीज़ कौन सी है भाई, अगेन इसकी भी बहुत लंबी लिस्ट है, बट आपके कोर्स में सिर्फ एक है। कौन सी पढ़नी है आपको, रिंगवॉर्म, जो सिंपली दाद हो जाता है, स्केली सा लीजन, है ना, आपकी बुक में एक फोटोग्राफ दी है इसके लिए, ये कहीं भी हो सकता है। जनरली जिन एरियाज़ में पसीना ज़्यादा आता है, बालों के नीचे, पैरों की उंगलियों के बीच में, आर्म पिट्स में, ग्रॉइन रीजन में, वहाँ पर रिंगवॉर्म ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिंगवॉर्म इज़ अ फंगल डिजीज़, ओके, रिंगवॉर्म इज़ अ फंगल डिजीज़, एक ही डिजीज़ दी है, बट इसके अलावा आप एक और याद रख सकते हैं, एथलीट फुट डिजीज़,
इन्हीं पैथोजन से होती है जिससे ये होती है। वही रिंगवॉर्म का ही एक और ज़्यादा, जैसे एथलीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा समय तक सॉक्स एंड शूज़ पहनते हैं ना, तो पसीना ज़्यादा रहता है, अगर हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो पाती तो फिर पैरों की उंगलियों के बीच में बहुत ज़्यादा स्केली लीजन्स हो जाते हैं, तो उसको एथलीट फुट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, एक और होती है बच्चों कैंडिडायसिस। कैंडिडायसिस, इसमें वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, जेनाइटल स्ट्रक्चर्स पे भी होती है, ओरल जीभ टंग वगैरह पे भी हो जाती है, स्किन पे भी हो जाती है। कैंडिडायसिस अगेन फंगल डिजीज़, बस इतना याद रखो तुम तो। ठीक है, पैथोजेंस कौन है? रिंगवॉर्म और एथलीट फुट डिजीज़ के तो कॉमन पैथोजेंस है बच्चों। 3 फंजाएं हैं जिनका नाम तुम्हारी बुक में दिया है, यू हैव टू रिमेंबर देम, नीट में आया हुआ है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। कैसे याद रखोगे? यहाँ स्पोरम वर्ड आ रहा है, स्पोर फंजाई बनाते हैं। ट्राइकोफाइटॉन इसलिए क्योंकि ट्राइको हेयर के रेफरेंस में आता है, स्किन पे डिजीज़ कर रहा है ना, एपिडर्मो का मतलब भी स्किन, तो ये तीनों इसके पैथोजेंस हैं। ठीक है, कौन कौन से याद रखोगे आप? एक तो माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, एक ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, और एक एपिडर्मोफाइटॉन। ये तीनों फंजाई की अलग अलग स्पीशीज़ हैं। तीनों एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करती हैं। वहाँ पर एनसीईआरटी में फंजाई किंगडम में इनके नाम नहीं है, तो हमें लगता है यार कहाँ है ये, तो एस्कोमाइसिटीज में चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। ट्राइकोडर्मा भी था एक, सॉरी, ट्राइकोडर्मा भी था एक, है ना, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड पढ़ा था ना हमने, याद किया था ड्यूटेरोमाइसिटीज में, वो अलग था, ये अलग है, मिक्स मत कर देना इनको। कैंडिडाइसिस होता है कैंडाइडा एल्बिकेंस से, ये भी फंगस है। एक था कॉलिटोट्राइकम, हाँ कैट से याद करते हैं ना ड्यूटेरोमाइसिटीज को, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, सॉरी पीछे आ गए। तो रिंगवॉर्म के पैथोजेंस में कौन कौन है भाई? इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मेन। क्या होता है इसमें सिम्टम? सिंपली बॉडी पे जैसे ही दिख रहा है आपको इस तरह के लीजन हो जाते हैं, हल्का सा वाइट पैच दिख रहा है, तो ये ड्राई स्केली लीजन्स हैं। स्केली यानी एकदम खुरदुरे से, ड्राई से, ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ जहाँ पसीना, कहीं भी स्किन पर हो सकते हैं, नेल्स के आसपास हो सकते हैं, स्कैल्प पे हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर हेयर हाइजीन ना रखें, बहुत दिनों तक सिर नहीं धोए, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो अगेन हो सकता है। ठीक है, दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय, यस, इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी फंगल इन्फेक्शन में खुजली होना इज़ वेरी कॉमन। तो इंटेंस इचिंग, आपको पता है फंजाई के लिए फेवरेबल कंडीशन है हीट और मॉइस्चर, इसलिए जनरली जो वार्म मतलब जो गर्मियों वाला मौसम है उसमें फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, या बारिश वाले मौसम में जब मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, एंड इसके अलावा और कहाँ हो सकते हैं ये? स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रॉइन। ग्रॉइन, व्हाट इज ग्रॉइन रीजन? जो एब्डोमिनल कैविटी और लेग्स का जो जंक्शन होता है उसको ग्रॉइन रीजन बोलते हैं। ठीक है, और बिटवीन द टोज, पैरों की उंगलियों के बीच में, सॉक्स शूज़ वगैरह लॉन्ग टाइम तक पहनने से पसीना ज़्यादा आता है। रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग, और कैसे हो सकता है? मतलब ये आए कैसे भाई? इन सब जगहों पे हो तो जाएगा, बट ये हमारी बॉडी तक पहुँचे कैसे? तो फंजाई के स्पोर्स तो हर जगह होते हैं बच्चों, सॉइल में होते हैं, है ना। अगर किसी को ऑलरेडी रिंगवॉर्म हो रखा है तो वो जो भी टावल वगैरह यूज़ कर रहा है, कोम्ब यूज़ कर रहा है, स्काल्प पे हो रखा है, तो स्पोर चिपक जाएंगे, हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ जाएंगे। वहाँ फेवरेबल कंडीशन मिली तो वहाँ भी रिंगवॉर्म कर देंगे, नहीं मिली तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो टावल, क्लोथ्स, इवन द कोम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई बिल्कुल टफ हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन डिजीज़। लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो और देख लेते हैं कि इन डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, बट ऑब्वियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड, अब वो तो सबको पता है कि हाइजीन कैसे रखते हैं, कीप द बॉडी क्लीन, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल क्लीन होने चाहिए, है ना। पब्लिक हाइजीन के लिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, जो भी हम पानी के सोर्स हैं, पूल, सेसपूल, टैंक्स, सेसपूल्स वो चैम्बर्स होते हैं ना सीवर लाइन वगैरह के, टैंक्स, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। क्लियर? These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water. Especially कौन कौन सी डिजीज़ होगी अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो? टाइफॉइड, अमीबाइसिस एंड एस्कैरियासिस। देखो तीनों का नाम साथ में आ गया। आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर बॉर्न डिजीज़ या फूड बॉर्न डिजीज़, तो उसमें तीनों इंटेस्टाइनल डिजीज़ याद रखनी है आपको।
ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं एयर बॉर्न डिजीज़ की, तो एयर बॉर्न डिजीज़ में क्या आ जाएगा बताओ भाई, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और भी सारे जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, ठीक है। देन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो गई। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हो गई, मलेरिया, फिलेरियासिस और भी जो अलग अलग है, मॉस्किटो, वेक्टर बॉर्न डिजीज़, डेंगी एंड चिकनगुनिया, यस नीचे है इनका नाम, यहीं पर है, ये रहा, डेंगी एंड चिकनगुनिया, ठीक है। ये सब क्या कहलाती हैं बच्चों, दीज आर वेक्टर बॉर्न डिजीज। यहाँ पे देखो नाम आ गया इन दोनों के मच्छर का, एडीज मॉस्किटो, क्लियर। देन दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर द मोस्ट। तो अब जो डिजीज इंसेक्ट वेक्टर यानी मॉस्किटोज से हो रही है मेनली, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताओ। उसके लिए वी हैव टू एलिमिनेट द वेक्टर। अगर हम वेक्टर्स को ही खत्म कर दें हमारे आसपास के एरिया से, कैसे कर सकते हैं, यू नो ज़्यादातर जो मॉस्किटोज हैं वो अपने अंडे पानी पर देते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि कहीं पर भी पानी, इकट्ठा पानी नहीं होना चाहिए, वरना वो मॉस्किटोज अपने एग्स देंगे कूलर वगैरह में, कहीं पे कोई खुले पानी के सोर्सेज, गड्ढे वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी अचीव बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, इकट्ठा नहीं होने देना है पानी, है ना, इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कूलर्स, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें, इंट्रोड्यूसिंग, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू नो एक फ़िश है बच्चों, गैम्बूसिया फ़िश, ये क्या करती है, इट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, ये कुछ स्पेसिफिक मॉस्किटोज़ के लार्वीज़ को खा जाती है। तो अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हो रही हो, तो वहाँ पे जो भी पानी के खुले सोर्सेज है, पॉन्ड्स वगैरह, उनमें गैम्बूसिया फिशेस को डाल देते हैं। ये मॉस्किटोज़ के लार्वीज़ को खा जाएंगी, तो वो अडल्ट ही नहीं बनेंगे, तो फिर बीमारी फैलेगी ही नहीं, ठीक है। देन इसके अलावा तरह तरह के इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं ड्रेनेज एरिया में, स्वैम्प में। डोर्स एंड विंडोज़ कवर्ड होने चाहिए, बारिश के मौसम में हम जाली वगैरह लगा के रखते हैं घरों की, ठीक है। तो बस दीज आर द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, क्लियर। एक और पैराग्राफ में थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया कि ओवरऑल अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो ह्यूमंस ने कैसे कंट्रोल किया इन्फेक्शियस डिजीज़ को, बाय यूजिंग वैक्सीन्स, ठीक है। भाई दवाइयाँ तो जो है वो तो बाद में यूज़ होंगी ना ट्रीटमेंट के लिए, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, अच्छा फंजाई के लिए एंटी फंगल होती है, एंटी प्रोटोजोन, हेलमिंथ के लिए एंटी हेलमिंथिक होती हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी है दवाइयों की, बट रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस to effectively deal with many infectious disease. The use of vaccines and immunization program, अभी आगे इसी चैप्टर में जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे उसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में आएगा, ठीक है। हैव enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox। पूछा था नीट में एक बार कि कौन सी डिजीज़ को हम completely eradicate कर चुके हैं वैक्सीनेशन की हेल्प से। ध्यान रखना बच्चों, स्मॉल पॉक्स, एक चिकन पॉक्स भी होता है, वो तो अभी भी होता है, कॉमन है, माता निकालाना बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, बॉडी पर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वो है चिकन पॉक्स, वो थोड़ी कम सीवियर फॉर्म है। उसी की एक ज़्यादा सीवियर फॉर्म होती है स्मॉल पॉक्स, वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ में आप स्मॉल पॉक्स का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो वायरल डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स, ये डेडली डिजीज़ है बच्चों। अगर किसी को स्मॉल पॉक्स होता था पहले के टाइम में तो वो मर जाता था, बचाना पॉसिबल नहीं होता था उसको। चिकन पॉक्स तो बहुत माइल्ड फॉर्म है इससे, ठीक है। तो हमने वैक्सीनेशन के थ्रू इसको एकदम ख़त्म कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, जड़ से ख़त्म कर दिया, अब ये डिजीज़ किसी को नहीं होती, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि और किस किस के वैक्सीन्स लगते हैं हमारे, पोलियो का, डिप्थीरिया भी बताया था शुरू में, डीपीटी, निमोनिया का भी वैक्सीन लगता है, टिटनेस का भी लगता है, हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज़ ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन बनाने में बायोटेक्नोलॉजी ने भी हमारी बहुत मदद की है। बायोटेक इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। बायोटेक की हेल्प से हम एक तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं वैक्सीन्स का, और सेफर वैक्सीन्स बनाते हैं। अभी जब मैं वैक्सीनेशन पढ़ाऊंगी आगे, उसमें बताऊंगी कि कई बार वैक्सीन में ऐसा क्या होता है कि कई बार वैक्सीन देने से बच्चों में रिएक्शंस भी हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हम डेड पैथोजन को वीक फॉर्म में ही देते हैं। तो बायोटेक कहती है कि आप पैथोजन को दो ही मत, आप उसके सिर्फ एंटीजन को ही दो, जिससे कि अननेसेसरी रिएक्शंस ना हो। तो इसलिए सेफर वैक्सीन्स बनाने में बायोटेक ने हमारी मदद की है। इसका एक एग्जांपल है बच्चों, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस में कई सारे टाइप्स होते हैं, ABCD, तो हेपेटाइटिस बी, ध्यान है, एड्स के साथ पढ़ते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है और ये भी डेडली डिजीज़ है, कोई क्योर नहीं है इसका। तो बायोटेक्नोलॉजी ने हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बना कर दिया, तब से हेपेटाइटिस बी को भी हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, ठीक है।
Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious disease. But obvious antibiotics का भी उसमें कोई कम रोल नहीं है, बाकी दूसरे ड्रग्स, बस हमेशा याद रखना एंटीबायोटिक्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया होती हैं बच्चों, ऐसा नहीं हर डिजीज़ में उठा के एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। सब डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप के ड्रग्स मेडिसिन्स होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन्स, ठीक है। पांचों कैटेगरीज में अलग अलग जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वो पांचों की लिस्ट बना लेना, जो डिजीज़ डिटेल में है उनको एकदम लॉजिकली याद रखना कि कौन पैथोजन है, कहाँ जा रहा है, क्या सिम्टम्स करेगा, एक दो बार रिवीजन कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना, मोर देन इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, गुड बाय।